हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। आज की हमारे इस वीडियो के अंदर हम जीके जीएस के 25 सवालों का डिस्कशन करेंगे जो कि 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस शिफ्ट में कौन कौन से 25 सवालों को पूछा गया। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है edu24। इसको डाउनलोड करके एक बार आप एक्सप्लोर कीजिएगा। किसी भी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराने का कंटेंट इस पर अवेलेबल है। एसएससी के आज तक एग्जाम्स में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन का कोर्स हो, इंग्लिश के क्वेश्चन का कलेक्शन का कोर्स हो, ये 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसमें आपको आपकी पूरी इंग्लिश, पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग और पूरा जीके जीएस का कवरेज कराया गया है। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको नजर आएंगे। पहला सवाल आपके सामने है, हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि कैसी हुई, किस प्रकार की हुई? हाउ वॉज द ग्रोथ इन ऑल फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति पर पहले पता नहीं कितनी बार अलग अलग सवालों में हम लोगों ने चर्चा करी है। जब हम ग्रेन्स की प्रोडक्शन को लेकर बात करें तो देखो, जो ग्रोथ थी, जो वृद्धि थी, वो यूनिफॉर्म तो नहीं थी। यानी कि एक प्रकार से ग्रोथ यूनिफॉर्म रूप में सभी प्रकार के ग्रेन्स में तो नजर नहीं आती है, लेकिन सिग्निफिकेंट थी। जितनी जरूरी थी उतना इंक्रीज जरूर देखने के लिए हमें मिलता है। वाइल जो क्रॉप्स थे, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से वीट की बात करूं, गेहूं की बात करूं, या फिर मैं आप लोगों से राइस यानी कि चावल की बात करूं, यहां पर आपको सब्सटेंशियल यील्ड इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे, जो बीज थे, उनको यूज करा गया था, है ना। तो बाकी के जितने भी ग्रेन्स थे, जैसे कि दालें थी या फिर बाकी के इंपॉर्टेंट ग्रेन्स थे, उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिला था। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जो ग्रेथ थी, उसको आप ये कह सकते हैं कि वो किस प्रकार से थी, डिसप्रोपोर्शनेट थी। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जो अ, फायदा हुआ वो कुछ प्रकार की जो फसलें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया वीट और राइस, इनको हुआ, और बाकी की जो थी उनको उतना नहीं हुआ। इस प्रकार की ग्रोथ को हम कहते हैं अनुपातहीन, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ। तो याद रखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर मैं पहले आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। 1960 से लेकर 1970 के बीच में देश के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर कई इस प्रकार के ट्रांसफॉर्म्स देखे गए। क्यों? क्योंकि वहां पर हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे उनको यूज किया गया, ग्रेन्स की वैरायटीज को लेकर इंप्रूव करने के लिए। पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए गेहूं और चावल को लेकर, तो याद रखेंगे, इस तरीके की बात अगर आप लोगों से कल को पूछी जाए तो आपको घबराना नहीं है। एक शब्द मैंने यहां पर आप लोगों के साथ यूज किया है, हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो देखो ये क्या होता है ना, ये अलग अलग जो फसलें होती हैं, अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, उनके स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। और इनको सिग्निफिकेंटली ब्रीड करा गया होता है सो दैट के पर एकड़ एरिया में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है, ट्रेडिशनल जो वेराइटीज के सीड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होते हैं, इनको कभी कभी अगर आप देखते हैं तो आपको अलग स्पेसिफिक प्रकार की कंडीशंस में इनको रखना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को रखना पड़ता है, तो उस प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एक एक करके सारे विकल्प देखेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश की एक फीचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको आप मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने नॉट अ फीचर पूछा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? ये किसी भी डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, जहां पर जितने भी देश के नागरिक होते हैं उनको क्या अधिकार होता है, उनको वोट डालने का अधिकार होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना। तो भारत के अंदर ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, इसको अडॉप्ट किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस करा जा रहा था। कब? जनवरी 26, 1950 को, ठीक है। फिर यहां पर आपको एक तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ड्यूअल सिटीजनशिप।
और आप लोगों को पता है कि क्या हमारे देश के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप का फीचर है या फिर एक सिंगल सिटीजनशिप का फीचर है? तो हमारे देश के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। हमारे देश के अंदर क्या आपको नजर आती है? एक इंडिविजुअल या फिर वन सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रोविजन नजर आता है। बाकी हमारे संविधान की आप कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण के रूप में देखते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे देश के संविधान के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको अगर आप लोगों को चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, और कुछ आपको ऐसे प्रोविजंस नजर आएंगे संविधान के अंदर जो कि सिंपल मेजोरिटी के आधार पर ही चेंज कर दिए जाते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, जो कि आर्टिकल नंबर 368 के अंदर बताया गया है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है? मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल का आपको नाम बताना है। रीजन यानी कि क्षेत्र। इन चार में आपको अलग अलग प्रकार के क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे कि एक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है छोटा नागपुर प्लेटो, एक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है भोजपुर मुंगेर, कई सारे रीजन दिए गए हैं। लेकिन पता है जब हम इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं तो छोटा नागपुर क्षेत्र का जिक्र होता है, जिसको आप मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में देखते हैं। प्राइमरली क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर कोल की उपलब्धता है, यहाँ पर आयरन आसानी से मिल जाता है। तो ये छोटा नागपुर रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे देश का। और इसके अंदर हम हमारे देश का कौन सा भाग देखते हैं? जो हमारे देश का ईस्टर्न भाग है, जो हमारे देश का पूर्वी वाला भाग है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मुख्यतः आपको यहाँ पर झारखंड आपका राज्य नजर आ जाएगा, उड़ीसा का जो नॉर्थन वाला भाग है, नॉर्थन उड़ीसा नजर आ जाएगा, और कुछ कुछ आपको वेस्ट बंगाल के रीजन नजर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत बड़े तौर पर होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपको नजर आ जाती हैं? यहाँ पर आपको स्टील इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको आयरन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा तबका देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसलिए काफी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है छोटा नागपुर रीजन, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल है, एक वर्ष के दौरान किसी फर्म के सूची परिवर्तन को सही ढंग से कैसे परिभाषित किया जाता है? What correctly defines change of inventories of a firm during a year? देखो ये आपका एक तरीके से इकोनॉमिक्स से सवाल बनता है। सबसे पहली चीज तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर जी ये जो इन्वेंट्रीज है ये क्या चीज है? इन्वेंट्री किसको रेफर करता है? जो गुड्स और मटेरियल जिसकी वजह से कोई भी जो बिजनेस है वो अल्टीमेट अपने सेक्टर का क्या करता है, रीसेल के लिए होल्ड करता है, तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। इसमें आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जो उस कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आपका डला हुआ है, उस कंपनी के अंदर जो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है वो आपका इन्वेंट्री के अंदर आता है, और वो भी चीजें आ जाती हैं जो आपकी फिनिश हो चुकी हैं, माल जो बनकर तैयार हो चुका है। इन सभी चीजों को मिलाकर कहा जाता है इन्वेंट्री। और ये जो इन्वेंट्री के अंदर चेंज है ये रेफर करता है किसको? जो सेल हुई है एक समय के अंदर, जो सेल हुई है किसकी? सामानों की। इसके साथ जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है और जो सेल हुई है उसके बीच के अंतर को कहीं ना कहीं एक इन्वेंट्री का चेंज आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में देखो, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, इसका जो ये अंतर बना वही तो उस कंपनी के अंदर पड़ा होगा जितना बिक गया, और जो बचा हुआ आपके रॉ मटेरियल, आपका जो काम चल रहा है और आपका जो फिनिश्ड सामान पड़ा हुआ है, यही कहलाता है आपका चेंज ऑफ इन्वेंटरीज। बहुत ही आसान है ये, अगर इकोनॉमिक्स आपने किसी सही आदमी से पढ़ी होगी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रथ यात्रा महोत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और किसको समर्पित है? देखो आप लोगों को पता है ये जो चैरियट फेस्टिवल है जिसको हम रथ यात्रा के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना कि कोई त्योहार है वो किसको डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर रथ यात्रा की जो बात हुई है तो वो किस किस को डेडिकेटेड है? लॉर्ड जगन्नाथ की मैंने आप लोगों से बात करी, साथ में मैंने सुभद्रा की बात करी। और इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आप लोगों से पूछा जाता है,
तो ये उड़ीसा के पुरी में मेजरली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ की बात हुई है। लॉर्ड जगन्नाथ कौन है? इनको आप लॉर्ड कृष्णा का एक प्रकार से क्या कंसीडर करते हैं? फॉर्म कंसीडर करते हैं। मैं यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा लिख देता हूं। इनका एक प्रकार से क्या है? ये रूप है। और इसके अलावा इनके जो सिबलिंग्स हैं, जिसमें आपको सुभद्रा देखने के लिए मिलती हैं, और दूसरी तरफ कौन नजर आ देंगे आपको? बलराम। कहां पर है भाई? ओ सॉरी, बलभद्र। इनको बलराम बोल दीजिए, आप बलभद्र बोल दीजिए, ये सेम ही है। बलराम। तो इनको ये डेडिकेटेड है, याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है, पदायनी एक स्थानीय नृत्य रूप मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए कौन से राज्य के अंदर किया जाता है? नाम क्या है इसका? पदायनी। तो अगेन एक डांस फॉर्म है। कौन से राज्य के अंदर परफॉर्म किया जाता है? सिर्फ इतना इन्होंने पूछा है। और किसको ये प्लीज करने के लिए किया जाता है? भद्रकाली को करने के लिए किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, जो कि आपका आता है केरला राज्य से। केरला राज्य इसके अंदर करेक्ट आपका हो जाता है। तो ऐसे सवाल, ऐसे जो डांस फॉर्म्स होते हैं, उसको लेकर हमसे ये आपके एग्जाम्स के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें पूछ ली जाती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट की दिशा में फ्लो करने वाली। चार नदियां आपको यहाँ पर दी हुई हैं। आप लोगों को विकल्प नंबर 1 में नाम दिया है गोदावरी नदी का। ये क्या है? ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले आपको ऑब्वियसली कौन नजर आती है? माँ गंगा नजर आती है। तो ये डेक्कन प्लेटो से निकलते हुए कहां पर जाकर अपने आप को ड्रेन कर देती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखेंगे इसको। गोदावरी के कई सारे नाम यूज करे जाते हैं, जैसे कि इनको एक टाइटल दिया जाता है किसका? द गंगा ऑफ द साउथ। गंगा ऑफ द साउथ, या फिर दक्षिण गंगा आप बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है। दक्षिण गंगा। तो ये कुछ टाइटल दिए जाते हैं आपकी गोदावरी रिवर को। अब यहाँ पर और भी रिवर का नाम दिया है, जैसे कि आपको नर्मदा रिवर का नाम दिया है। नर्मदा रिवर आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सभी लोगों को रटा हुआ है। तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ये अमर कंटक प्लेटो से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। और फिर उसके बाद ये आपका गुजरात से होती हुई जाकर अरब सागर के अंदर गिर जाती है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पर आपको माही रिवर का नाम दिया गया है। ये भी क्या है भाई? एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जो हमारे देश के अंदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नजर आती है, उनमें से एक मेजर रूप में नजर आती है। ये भी आपकी कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर आपकी ओरिजिनेट होती है। और फिर ये आपकी गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से होकर अरेबियन सागर के जाकर अंदर अपने आप को एम्प्टी कर देती हैं। फिर एक आपको रिवर दी गई है तापी रिवर। ये भी आपकी एक वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली मेजर रिवर है। ये भी आपकी मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज से होकर निकलती है, फिर महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई ये आपकी अरब सागर के अंदर जाकर अपने आप को ड्रेन कर देती हैं। मनुष्यों में अपशिष्ट पदार्थों का निस्पंदन गुर्दों में होता है। इन निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? Filtration of waste products in human happens in the kidneys. These filtration units are called what? आप लोगों को जब आपकी बायोलॉजी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को बताया जाता है नेफ्रॉन्स के बारे में। ये क्या होते हैं? इनको कहा जाता है बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ किडनी। तो किडनी की बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन्स कहा जाता है। और हर किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो एक्सेस सब्सटेंसेस या फिर जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनको ब्लड से निकालने का काम यही नेफ्रॉन करते हुए नजर आता है।
वाटर को रेगुलेट करना हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो, बॉडी के अंदर एसिड बेस जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम ये नेफ्रॉन्स ही करते हुए नजर आता है। अब यहाँ पर कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपको बोमन कैप्सूल का नाम दिया गया है। ये क्या होता है? तो ये कप लाइक सैक होता है, कप लाइक सैक होता है, जो कि जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं ना, वहां पर ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एल्वियोली। एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली को लेकर पहले भी चर्चा हुई है। ये स्मॉल एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, स्मॉल एयर सैक्स इन लंग्स, ये लंग्स के अंदर होता है, जहां पर जो गैस एक्सचेंज वाला पार्ट होता है, गैस एक्सचेंज यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अमोडियो एवोगैड्रो के नाम पर किस संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक कहा जाता है? विच नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट नेम आफ्टर एमिडियो एवोगैड्रो? एवोगैड्रो कांस्टेंट्स को एवोगैड्रो नंबर के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक इटालियन साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है एमिडियो एवोगाद्रो। तो इसको डिफाइन किस प्रकार से करते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब यूजुअली वो कौन है? आपके एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो कि किसके अंदर अवेलेबल है? एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर अवेलेबल है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.022 10 टू द पावर 23। याद रखिएगा, एक फंडामेंटल कांस्टेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, इसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? अगर आपको एटम्स का नंबर आपको पता लगाना है, आपको आयंस की संख्या के बारे में पता लगाना है, या फिर आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या के बारे में पता लगाना है, तो हमें इस एवोगैड्रो कांस्टेंट की जरूरत होती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। महामारी रोग अध्यादेश 2020 ने किस अधिनियम में संशोधन किया? द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडेड विच ऑफ दीज फॉलोइंग एक्ट? तो देखो भाई, एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट आया था 1897 में, महामारी रोग अधिनियम 1897, इसको इनेक्ट किया गया था सो दैट के बेटर प्रिवेंशन प्रोवाइड की जा सके जो भी खतरनाक एपिडेमिक डिजीज है उनको लेकर। और ये जो एक्ट था उसके अंदर स्पेशल पावर दी गई थी किसको? स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, सो दैट के वो भी जितने भी इंपॉर्टेंट तरीके हैं या फिर उनको जो भी तरीका अपनाना है उस एपिडेमिक को रोकने के लिए, वो क्या कर सके? वो यूज कर सके। तो उसी को लेकर एक ये ऑर्डिनेंस आपका आया था, जिसकी वजह से इस आपके एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय राजनीतिक नेता को लोकनायक कहा जाता था? उस पॉलिटिकल लीडर का नाम बनाइए, बताइए जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता था। देखो, जयप्रकाश नारायण जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की आजादी के अंदर बहुत बड़े एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में ये हमेशा से देखने के लिए मिले, और इन्हीं को फेमसली जाना जाता था किस नाम से? लोकनायक नाम से। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है द पीपल्स लीडर, लोगों का लीडर, क्योंकि इनकी जो लीडरशिप थी और इंडियन सोसाइटी को लेकर इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको लेकर। तो हमारे देश के अंदर जो 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, उसके अंदर इनका काफी बड़ा योगदान था। फिर उसके बाद 1970s के अंदर भी इन्होंने कई सारे मूवमेंट चलाए थे, जैसे कि इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसको लेकर इन्होंने आंदोलन चलाया था कि इन्होंने जो इमरजेंसी हमारे देश के अंदर लगा दी थी वो गलत है, वो सही नहीं है। ठीक है, हम जयप्रकाश नारायण जी की यहाँ पर बात कर रहे थे। फिर एक और नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, राम मनोहर लोहिया। हमारे देश की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर ये भी एक बड़े एक्टिविस्ट के रूप में और एक सोशल पॉलिटिकल लीडर के रूप में नजर आते हैं। इनको जाना जाता है, इन्होंने जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लेकर एडवोकेसी करी ना, और कास्ट सिस्टम को लेकर जो इनकी पोजीशन थी उसको लेकर राम मनोहर लोहिया को जाना जाता है। इनको लेकर आप लोगों को एक सवाल याद रखना है कि इन्होंने कांग्रेस
ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको फाउंड किया गया था 1934 में, इसके कौन थे? ये को फाउंडर थे राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो सोशलिस्ट पार्टी पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसके बड़े लीडर के रूप में इनका नाम जाना गया। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जी पर आगे चर्चा कर लेंगे, यहाँ पर अभी लिखने के लिए जगह नहीं है। अगला सवाल है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा 2023 में शुरू करी गई मेरे रुख मेरो संतति पहल के तहत सिक्किम में जन्मे प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? यार एक प्रकार से करंट अफेयर से रिलेटेड आपका सवाल बन गया है। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, उसमें राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों की स्कीम हो, इनिशिएटिव हो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अगर आपको बात सुनने मिलती है, उसका उद्देश्य और उससे संबंधित आपको एक्स्ट्रा बातें मैं पढ़ाता हूँ। तो ये 2023 की न्यूज है, जिसमें सिक्किम के जो ये मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा मेरा रुख मेरो सनिति इनिशिएटिव लिया गया था। इसमें ये 100 पेड़ लगाए जाने की बात कर रहे हैं सिक्किम में जन्मे हर बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि भाई जो पर्यावरण कंजर्वेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके जो कि आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए। आगे बढ़ेंगे, भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं, करेक्ट बताना है। सभी दल भारत के सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पंजीकृत नहीं होता है भाई, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। राजनीतिक दल का चिन्ह भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवंटित किया जाता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आवंटित करता है, ना कि देश के राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय स्तर पर वर्गीकृत बहुदलीय प्रणाली होती है, यानी कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जिसको आप एक नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, ये ठीक है भैया। भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको आप नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल पर डिस्क्राइब करते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है और उनका इन्फ्लुएंस कैसा है, इस आधार पर। तो ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट था भाई, ये करेक्ट था इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपखंडों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिलों से है? आप लोगों को कई सारे डायनेस्टीज के अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आप लोगों को याद होगा जब मैं सतवाना डायनेस्टी का आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं, जो कि हमारे देश की प्राचीन डायनेस्टी है, जिसको हम हमारे देश के डेक्कन भाग में देखते हैं। तो ये किंगडम जो हुआ करती थी ना, ये सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड हुआ करती थी, सब खंडों में डिवाइड हुआ करती थी, जिनको या तो आहार या फिर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, जिनको इसेंशियली आप एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखते हैं। और इनको जो गवर्न करते थे, जो ऑफिसर्स इनको गवर्न करते थे, इनको क्या कहा जाता था? अमात्याज एंड महामात्राज कहा जाता था। ये सारी बातें आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने करी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? यार ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ट्रॉफीज वगैरह होती हैं वो आप लोगों से पूछ ली जाती है। राजा आ, ये इन्होंने भालेंद्र सिंह ट्रॉफी के बारे में पूछा है, तो ये नेशनल गेम्स पर आधारित है भाई। जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय खेल होते हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको अवार्ड किया जाता है। तो राजा भैलेंद्र सिंह के नाम पर इस ट्रॉफी को नाम रखा गया था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके नाम पर इसको शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म बताइए कहां पर हुआ था? भाई ऐसे सवाल भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो जो हमारे देश के अंदर गजल सिंगल को लेकर एक बड़ा नाम है ना, ये बनारस घराना से आती हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, बनारस बोल दीजिए, बनारस घराना से ही आपकी आती हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर वो बहुत ही बड़ा है।
इनका जेनरा भी आप याद रखिएगा, कल को अगर आप लोगों से पूछ लें ये कौन से जेनरा में गाती हैं, ठुमरी जेनरा में। ठीक है, ऐसी चीजें भी हो सकता है कल को ये पूछ ले। चलिए आगे बढ़ता है। महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतकार को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र से आते हैं, पद्म विभूषण 2023 पूछ रहे हैं। आप लोगों को हर साल पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे अवार्डीज के बारे में पता चलता है। तो ये 2023 का है, जाकिर हुसैन साहब को ये अवार्ड दिया गया था पद्म विभूषण 2023 के अंदर। एक कंपोजर, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और फिल्म एक्टर के रूप में ये बहुत बड़ा नाम है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये पैदा हुए थे। पद्मश्री इससे पहले इनको मिल चुका है, पद्म भूषण इनको 2002 में मिला था और फाइनली अभी इनको 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये पद्म जो विभूषण है सभी को पता है कि ये पद्मा कैटेगरी में हाईएस्ट है और हमारे देश के जो नागरिक सम्मानों में उसमें सेकंड नंबर पर आता है आपका भारत रत्न के बाद। याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थल रुद्ध खारी झील दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच में लोकेटेड है? एक लैंड लॉक्ड सॉल्ट लेक के बारे में बताना है जो कि साउथ वेस्ट एशिया के अंदर इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपको नजर आती है। डेड सी की अगर आपने कभी भी लोकेशन देखी होगी तो आप लोग इसी को आंसर करेंगे। ये मिडिल ईस्ट के अंदर लोकेटेड है, जिसमें आपका जो इजराइल है इसमें जॉर्डन का ईस्ट वाला भाग और इसमें आपको जो इजराइल और पैलेस्टीन का आपका कौन सा वाला भाग नजर आएगा? वेस्ट वाला। तो यहाँ पर ही आपको डेड सी नजर आता है। तो वर्ल्ड की सोल्टिएस्ट बॉडीज में से आपको ये देखने के लिए मिलती है, जिसकी सैलिनिटी, इसकी सैलिनिटी की परसेंटेज याद रखिएगा, हो सकता है कल को यही आप लोगों से पूछ ले। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में 1792 में दारोगा प्रणाली निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू करी गई थी? 1792 में दारोगा प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने वाले गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहे हैं। सभी लोग पता है कि कॉर्नवालिस, ये जो दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन इन्होंने दिया है, ये हमारे देश के अंदर गवर्नर जनरल कब से कब तक रहता है? 1786 में आया था और ये 1793 तक रहा था ना। तो ये जो प्रणाली है वो इसी के द्वारा लाई गई होगी। किससे संबंधित था ये? कि भाई प्रशासन के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहता था ये। इसने पुलिस की प्रणाली में रिफॉर्म्स करने थे, जिसकी वजह से इसने एक स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंटली लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम को स्थापित किया, जिसका नाम था दारोगा सिस्टम। दारोगा सिस्टम के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट करे गए थे पुलिस ऑफिसर्स, जिनको कहा जाता था दारोगा, अलग अलग क्षेत्रों में, सो दैट के वो क्या कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। इनमें से किसका नाम सूची में शामिल नहीं था? यार ये जो मैगजीन वगैरह आती रहती हैं उनको लेकर आपको पता है कि आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये 2001 की अभी हाल फिलहाल में, अगर कभी भी आपके टाइम्स की मैगजीन की इन्होंने इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की कोई मैगजीन जारी करी हो जिसमें भारतीयों के नाम हो, तो चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें भाई ममता बनर्जी आपको नजर आती है, नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और आधार पूनावाला, इन तीनों के नाम रखे गए थे। अमिताभ बच्चन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थे, जिसको आपको एलिमिनेट इसमें करना था। ठीक है, अगला है, जिसे तोक्तापियार ने लिखा था, सबसे प्राचीन तमिल साहित्य है। अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर के रूप में तोल्कापियार को लेकर जिसने उसको लिखा है उसका नाम ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो, जब तोल्कापियार का जिक्र होता है तो आपको नाम नजर आता है तोल्कापियम का। ठीक है, और इनको ही अर्लीस्ट एक्सटेंट तमिल लिटरेरी वर्क के रूप में जाना जाता है। एंशियंट तमिल स्कॉलर हुआ करते थे तोल्कापियम, इनके द्वारा इसको लिखा गया था। तो इसमें इन्होंने जो तमिल ग्रामर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें इन्होंने मॉर्फोलॉजी पर भी ध्यान दिया है। चलो इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल तोल्कापियम के द्वारा लिखी गई तोल्कापियार को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ दीज फॉलोइंग 4 मिनिस्ट्री? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये किसके अंदर आता है? भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। कब स्थापित करा गया था? 1984 में इसको स्थापित किया गया था।
सो दैट के हमारे देश के अंदर जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, उनको डेवलप किया जा सके अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हमारे देश के अंदर जितने भी एथलीट्स होते हैं, इतने इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर जाते हैं, उसको लेकर ये क्या करवाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये जो अथॉरिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सी देकर स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश करी गई है, लेकिन डरिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिक्रिया इसके और इसके आधार पर सही है? क्या इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, नाइट्रोजन रिड्यूस्ड हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है? इन चार विकल्प के आधार पर आपको अपने इस इक्वेशन के अंदर देखकर आपको आंसर करना था। इस इक्वेशन में आपको दिया है NH3 का रिएक्शन O2 से, फिर वो नाइट्रस ऑक्साइड और H2O के रूप में यहां पर आपको नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इस NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो आपका किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड वाली ऑक्सीडेशन के स्टेट के अंदर जा रहा है, फ्री नाइट्रोजन से। यानी कि यहां पर कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। और यहां पर कितना हो गया इसका? +2। तो -2 से +2 जाने से आप इंडिकेशन किस प्रकार का लगा रहे हैं कि यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीकरण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों का लूज आप देखते हैं। तो नाइट्रोजन आपने क्या देखा? ऑक्सीडाइज होता हुआ देखा, है ना? तो नाइट्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखिए O2 यहां पर दिया गया है। O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि फ्री अवस्था में 0 होगी, और उसके बाद जब ये यहां पर पहुंचा है तो ये कितनी है? -2 है कि नहीं? अब सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर ही -2, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 है, -2 हो जाएगा, दो एटम थे। तो 0 से -2 हुआ, तो आपने यहां पर क्या देखा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा। इस ऑक्सीजन को लेकर आपने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा, तभी तो वो 0 से -2 पहुंचा है भाई। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहां पर O जो है वो क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है। तो यहां पर आपका ये डी वाला करेक्ट होता। तो ए और डी करेक्ट होते भाई, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट होता। कुछ भी नहीं था। ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को पढ़ाई जाती है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। रिडक्शन किसको कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। अगर ये बात पता थी तो आप इसका आंसर निकाल पाते, मतलब उतना कठिन नहीं है भाई। ठीक है, अगला सवाल है, सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? इसको DPAP यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ही भारत सरकार ने लॉन्च किया था इसको चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर, जो कि 1969 से 74 तक लाई गई थी। उद्देश्य यही था कि भाई जो लोग हैं ऐसे ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर उनको रोजगार दिया जा सके, सो दैट कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करा जा सके, उनकी इनकम को स्टेबलाइज करा जा सके। ठीक है, अगला सवाल, पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंध से संबंधित है? Which branch of ecology deals with the characteristics of ancient environment and their relationship with ancient plants and animals? एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पैलियो इकोलॉजी। ये इकोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो कि एंशियंट एनवायरनमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनका जो रिलेशन है एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स से, उसके बारे में अध्ययन करती है। तो यार इसको लेकर इश्यू नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये डैमिकोलॉजी दिया गया है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन की स्टडी से संबंधित होती है ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर माइकोलॉजी का नाम दिया गया, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि किसकी स्टडी से संबंधित होती है? स्टडी ऑफ फंगाई से। ऐसे ही आपको इचियोलॉजी का नाम दिया गया है, ये जूलॉजी की ब्रांच है जो कि किससे संबंधित होती है? फिश की स्टडी से संबंधित होती है।
तो ये थे भाई आपकी शिफ्ट के 25 जीएस के सवाल। आई होप आपको मजा आया होगा, और मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है ROBIN SIRG। इस पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके, अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, आपको कोई डाउट वगैरह आता है, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।